नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राधाकृष्ण। इजी सॉल्यूशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। सबसे पहले तो आपसे अनुरोध है कि यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें और मेरे बेल आइकन को प्रेस कर लें। आपके मन में कोई जिज्ञासा है, कोई संशय है, कोई उसका समाधान चाहते हैं या कोई प्रश्न है तो निसंकोच मुझसे कहिए। मैं आपके उस प्रश्न का समाधान करने की कोशिश करूंगा। आज हम फिर थोड़ी सी बात इसी सुपर गोल्ड गौरस के बारे में करेंगे। ये सुपर गोल्ड गौरस जो है, हमने गाय के गोबर का जो घनसत्व होता है, गाय के गोबर का जो सॉल्यूशन है, जो एक्सट्रैक्ट है, उससे प्राप्त किया है और इसमें बेहद चमत्कारिक रसायन हैं। इसमें बहुत सारे तरीके के तो बैक्टीरियाज हैं जो मिट्टी के लिए और गाय के लिए दोनों के लिए बहुत उपयोगी हैं। बैक्टीरिया तो हमारे शरीर के अंदर भी रहते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे जीवन के लिए बेहद उपयोगी हैं। और आजकल बैक्टीरियाज को लेकर इन जो हमारे जो फ्रेंडली जीवाणु हैं, इनको लेकर बहुत गहरे अनुसंधान कार्य चल रहे हैं और इसको जीवन रक्षक, स्वास्थ्य रक्षक की श्रेणी में रखा गया है। इसलिए प्रीबायोटिक्स का बहुत तेजी से प्रचलन बढ़ रहा है। यही कार्य हम जब खेती में करते हैं तो खेती के लिए भी जो मिट्टी में जीवाणु हैं उनको संरक्षण करना, उनको उनका दोबारा से संवर्धन करना बहुत महत्वपूर्ण होता जा रहा है। और जैविक कृषि का आधार भी ये जीवाणु बनते जा रहे हैं। ये जीवाणु गाय के शरीर के अंदर भी रहते हैं। गाय के शरीर में ऐसे लाखों प्रकार के जीवाणु की कल्पना की जा रही है, यद्यपि हम उनमें से बहुत थोड़े से जीवाणु के विषय में जान पाए हैं। तो ये जो सुपर गोल्ड गौरस सॉल्यूशन है, हमने गाय के उन्हीं जीवाणुओं के कल्चर से प्राप्त किया है। वैसे इस कल्चर में इसको हम गोबर घनसत्व भी कहते हैं, सुपर गोल्ड गौरस भी कहते हैं। इसमें इन जीवाणु के साथ में बहुत तरीके के बायोएक्टिव रसायन हैं, बहुत तरीके के एंजाइम्स हैं, बायोहेंसर हैं। बायोहेंसर उन रसायनों को कहते हैं जो दूसरे जो रसायनों की जो सक्रियता है उसमें वृद्धि करने का कार्य करते हैं। और उसमें बहुत तरीके के एंजाइम्स भी हैं जो गोबर में जब रहते हैं तो गोबर के पाचन का, गोबर के अपघटन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इस सुपर गोल्ड गौरस सॉल्यूशन का प्रयोग, इसकी 200 ग्राम की मात्रा 1 एकड़ जमीन के लिए पर्याप्त है। यदि आप इसका बार बार प्रयोग करते हैं तो आपको खेती में किसी तरह के रासायनिक खादों की जरूरत नहीं पड़ती है। और जो कार्य हमारा गाय के गोबर का जो खाद करता था, जो वर्मी कंपोस्ट करता है, जो कंपोस्ट खाद करता है, उसकी जो 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 उपलब्धता है, जो इसके 200 ग्राम की मात्रा से सहज प्राप्त हो जाती है। आप अपने खेतों में 1 ट्रॉली गाय के गोबर का खाद डालते हैं तो उसकी कीमत भी 600-700 रुपए के आसपास पड़ती है। उसकी तुलना में ये मात्र बहुत सस्ता है, लेकिन इसके प्रभाव बहुत चमत्कारी हैं। आप यदि 1 ट्रॉली 1 एकड़ खेत में गाय के गोबर की खाद डाल देते हैं तो उसका विशेष प्रभाव नहीं होता। उसमें ज़्यादातर अंश तो पचता ही नहीं। पचता इसलिए नहीं कि मिट्टी के अंदर इस खेत में आप गोबर की खाद को डालेंगे, उस मिट्टी के अंदर वो जीवाणु विद्यमान नहीं है। वो जीवाणु ही हमने रासायनिक जो खादों के उपयोग से नष्ट कर दिए। और इतने सारे हम इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड अपने खेतों में, अपनी फसलों में प्रयोग करते हैं, उसने चारों तरफ के माहौल को विषाक्त कर दिया है। ऐसे में हम गाय के गोबर की जो खाद डालते भी हैं वो पूरी तरह से उपयोगी नहीं होती, क्योंकि उसका अपघटन होता ही नहीं है। और इसकी आपूर्ति के लिए हमने फिर तरीका निकाला। जैसे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं जीवामृत को लेकर भी। पिछले 50-60 सालों से बहुत गहन अध्ययन अनुसंधान के काम चल रहे हैं, लेकिन पिछले 50 सालों में हमारा सारा वातावरण बदल गया है। यहाँ तक कि हमारे जो जो तापमान है दिन का, उसमें भी काफी अंतर आया है। अब गर्मियाँ की अवधि बढ़ती चली जा रही है और जब गर्मी ज्यादा बढ़ती है तो बहुत तरह के जीवाणु सक्रिय नहीं रहते। तो ऐसे में हमारा अपना एक चिंतन रहा है कि गाय के गोबर का वो जो महत्वपूर्ण तत्व है उसको संवर्धित करके खेतों में प्रयोग किया जाए, ताकि खेती की वो उपजाऊपन है, खेती की जो पोषकता है, उर्वरता है, फिर से सुधार सके। तो यदि आप इस गोबर घनसत्व का प्रयोग अपने खेतों में पानी के साथ में बार बार करते हैं, यद्यपि मैं फिर बता रहा हूँ कि इसकी 200 ग्राम की मात्रा 1 एकड़ जमीन के लिए पर्याप्त है, क्योंकि अभी हमारी जमीन के अंदर ह्यूमस जो जीवांश है वो निम्न स्तर पर आ गया है। तो उसको सामान्य स्तर पर लाने के लिए इसकी कुछ मात्राओं की जो मात्राओं की जो आवश्यकता है वो बढ़ जाती है।
तो इसका आप प्रयोग करेंगे तो देखेंगे हर बार इसके प्रयोग के बाद आपकी मिट्टी की संरचना में बदलाव आ जाएगा। आप मिट्टी को जांच करा के देखिए, आप खुद अनुभव करके देखिए। इसलिए मैं बार-बार कहता हूँ, इस गोबर गणपति का प्रयोग जब भी करना है, आप किसी थोड़े से एरिया में इसको ट्रायल करके करके देखिए। आप हर बार जब इसका प्रयोग करेंगे उसके 15 दिन के बाद मिट्टी के अंदर और जो खड़ी फसलें हैं, जो आपने जो जिस फसलों में इसका प्रयोग किया है उसमें एक अंतर देखेंगे और इसके कुछ विशेष प्रयोग भी हैं, उनका आप अनुभव करके देख लिए। और यदि आप शुरुआत में साग सब्जियों को लें, फलों के पेड़ों को लें, तो उसमें इसका प्रभाव 2 से ढाई महीने के अंदर आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देने लग जाता है। आप साग सब्जियों में जब इसका प्रयोग करते हैं, जैसे कि मैं उदाहरण के रूप में लूँ कि आप अ, कोई साग सब्जियों की क्यारी ले लीजिए, उसमें 200-250 ग्राम के आसपास नीम की पत्तियाँ डाल दीजिए या निमोली का चूर्ण डाल दीजिए, या फिर जो मोरंगा होता है, जो सहजन होती है उसकी पत्तियाँ डाल दीजिए, या फिर आप कहीं से जो केले के छिलके होते हैं वो डाल दीजिए, या फिर आप जामुन की पत्तियाँ डाल दीजिए, या और कुछ नहीं है तो आपने उस क्यारी में गोबर की खाद डाल दीजिए और उसके बाद फिर इसको इसका उसमें सिंचाई करके देखिए। आप देखेंगे 1 हफ्ते के अंदर जो पेड़ मुरझा गए थे, जो जो विकसित नहीं हो रहे थे, जिनकी ग्रोथ रुक गई थी, जो बीमार पड़ने लगे थे, जिनकी पत्तियाँ निकलनी बंद हो गई थी, पत्तियाँ पीली पड़ने लग गई थी, मुरझाने लगी थी, उसमें 1 हफ्ते के अंदर-अंदर सुधार देखोगे। यहाँ तक कि जिन पौधों में जिन जो आपने जो फसलें लगाई हैं उनमें कलियाँ निकलनी बंद हो गई हैं। 1, 2, 4 कलियाँ निकली हैं, कलियाँ निकलनी बंद हो गई हैं, या साग-सब्जी में फूल आने बंद हो गए हैं, या साग-सब्जियाँ लगनी बंद हो गई हैं, या फिर फलों के वृक्षों पर भी फलों के वृक्ष की जो उनके पुष्प हैं वो आने बंद हो गए हैं। तो आप देखेंगे कि जैसे ही इसका प्रयोग आप करेंगे, 1-2 सिंचाई आप करेंगे, इसका छिड़काव करेंगे, तो देखेंगे कि उन मुरझाए, उन कमज़ोर, उन बीमार पेड़ों में पुनः जान आ गई है, उनकी पत्तियाँ फिर से निकलने लगनी है, नई कोपलें निकलने लग गई हैं। आप देखेंगे उसमें कलियाँ भी विकसित होने लगी हैं। आप देखेंगे फ्लावरिंग अनायास बढ़ जाएगी, और फ्लावरिंग बढ़ेगी नहीं, फ्लावरिंग जो साग-सब्जियों के रूप में या फिर जो फलों के रूप में आपको स्पष्ट दिखाई देने लगेगी। साथ ही आप एक चीज़ और भी देखेंगे, मैं उदाहरण के रूप में कहता हूँ कि यदि आपके क्या जो खेत की क्यारी में बैंगन लगाए हैं, टमाटर लगाए हैं, मिर्च लगाई हैं, आपने भिंडी लगाई है, कोई भी सब्जी लगाई है, आप देखेंगे कि उनकी गिनती करके देखिए। एक खेत की क्यारी वो देखिए जो समान तरीके से आप कर रही है, और एक क्यारी वो लीजिए जिसका प्रयोग इस पे आप इस पे और इसका प्रयोग कर रहे हैं। आप देखेंगे कि सामान्य आपकी जो बागवानी की क्यारियाँ हैं उनमें यदि बैंगन के पेड़ पर 6-7 बैंगन लगे हैं, तो उसकी तुलना में आप जब इसको देखेंगे, इसके प्रयोग से जो जिन जिन बैंगन के पेड़ों की सिंचाई कर रहे हो, उन पे स्प्रे कर रहे हो, उनको देखोगे तो आप अनायास देखोगे कि जो सामान्य जो बैंगन के पेड़ हैं उनकी तुलना में दुगने बैंगन आपको नज़र आएँगे। टमाटर की संख्या दुगनी हो जाएगी, हरी मिर्च की संख्या बढ़ जाएगी, या आलू जो मिट्टी के अंदर होता है, उस आलू की संख्या भी बढ़ जाएगी। हर फसल में इसका परिवर्तन आप दिखाई देगा। आप मेरी बात में मत आइए, मुझ पे पूरी तरह से विश्वास मत करिए, आप एक बार ट्रायल करके देखिए, आप इसका प्रयोग करके देखिए, आप विस्मित होंगे। फिर आप एक चीज़ और भी है, आप ट्रायल भी कर रहे हैं, आप मिट्टी की जाँच करा के देखिए। आप जैसे-जैसे इसका प्रयोग करते जाएँगे, इसके बाद आपको कम मात्रा में जो रासायनिक आधारित खादें हैं, उनकी ज़रूरत पड़ेगी। आपको नाइट्रोजन की आवश्यकता अनायास 3 महीने के बाद 60% से कम ज़रूरत पड़ेगी। फास्फोरस की आवश्यकता 80% से कम आवश्यकता होगी। पोटेशियम की आपूर्ति को ये गोरस सॉल्यूशन है, जो एक्ट सुपर गोल्ड जो हमारा गोबर घनसत्व है, उसकी आवश्यकता आपको 80% से कम कर देगा, लेकिन आपकी फसल में किसी तरह की गिरावट नहीं आएगी। आपकी फसल की जो यील्ड है, जो उत्पादकता है, उसमें 15 से 20% की बढ़ोतरी होगी। तो साथ ही जब बार-बार इसका प्रयोग आप खेतों में करेंगे, तो खेतों की जो ह्यूमस है, जो जीवांश की जो मात्रा है, वो बढ़ने चली जाएगी। साथ ही आप नाइट्रोजन की जाँच करा के देख लीजिए, आप फास्फोरस की करा के देख लीजिए, आप पोटेशियम कराइए, आप सल्फर सल्फर, जिंक, सोडियम, जो किसी भी पोषक तत्व की, किसी भी खनिज तत्व की जाँच करा के देखिए। आपको 3 महीने के बाद, इसके प्रयोग के बाद निश्चित रूप से परिवर्तन दिखाई देगा। वो जो जितने भी पोषक तत्व हैं, उनकी मात्रा में वृद्धि दिखाई देगी। ये बहुत अद्भुत है, और इसलिए मैं कहता हूँ कि जो मित्र ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं,
जो रसायन आधारित खेती से बाहर आना चाहते हैं, जो रसायन आधारित खेती से दुखी हो गए हैं, उनके लिए ये गौरव सॉल्यूशन बेहद उपयोगी है। आप इसके प्रयोग से विस्मित होंगे कि आपकी मिट्टी की जो संरचना है पूरी तरह से बदल गई है, क्योंकि इसके निरंतर प्रयोग से न केवल पोषक तत्वों की मात्रा में वृद्धि होगी, आपकी मिट्टी में ह्यूमस भी आएगी। और ह्यूमस के लिए मैं बार-बार कहता हूँ, ह्यूमस के लिए, जीवांश के लिए मिट्टी में फसल अवशेष का होना बहुत आवश्यक है। इसलिए मैं कहता हूँ कि इसका प्रयोग खाली खेतों में मत करिए। ऐसे खेतों में मत करिए जो 40 डिग्री टेम्परेचर पर तप रहा है, क्योंकि जैसे ही प्रयोग करेंगे जीवाणु निष्क्रिय हो जाएंगे, जीवाणु नीचे चले जाएंगे, तो वो किसी काम के नहीं। आप खड़ी फसल में करिए, किसी भी तरह की खड़ी फसल है, चाहे वो आपकी फसल में गन्ना लगा हुआ है, सब्जियां लगी हुई हैं, गेहूं लगी हुई है, जौ लगा हुआ है। अन्यथा आप इसके साथ में जैसे इसका प्रयोग करेंगे, आप अलसी के बीज डाल दीजिए, आप थोड़ा-सा जौ बखेर दीजिए, आप दूसरी किसी चीज़ को बखेर दीजिए। और साथ में यदि आपके खेत में इन फसलों के साथ में खरपतवार पैदा होते हैं, उन खरपतवारों को आप नष्ट मत करिए, उनको दवाओं से समाप्त मत करिए। हाँ, उनको उखाड़ के वहीं डाल दीजिए जिसमें आप कोरस का प्रयोग कर रहे हैं। आप देखेंगे कि वो जो खरपतवार है जिनसे आप इतने भयग्रस्त हो गए थे, वही आपके लिए विशेष उपयोगी बन जाएँगे, क्योंकि खरपतवार ही जीवांश बढ़ाने में मदद करते हैं। बहुत उपयोगी है, इसके विषय में फिर कभी बताऊँगा। तो आप इस कोरस के प्रयोग से देखोगे कि आपकी मिट्टी की संरचना में बदलाव आ गया है। जीवांश की दर बढ़ रही है, जीवांश बढ़ेगा तो जो मिट्टी की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, पानी को सोखने की क्षमता है, वो बड़ी होगी। और साथ ही नमी की दर बढ़ जाएगी। नमी बढ़ेगी, जीवाणु को विकसित होने में सहजता रहती है। आप जब भी किसी जंगल में जाते हैं, गहरे जंगल में जाते हैं, तो वहाँ आपको सबसे पहले नमी से ही सामना होता है। तो वहाँ मिट्टी सूखी नहीं मिलती, मिट्टी भुरभुरी या जो जो हमारे आजकल खेतों में देखने वाली है कि 40 डिग्री टेम्परेचर में मिट्टी फट जाती है। मिट्टी के ढेले दिखाई देने थे, वो जंगल में दिखाई नहीं देते, क्योंकि जंगल में नमी रहती है। नमी इसलिए रहती है कि जो जीवाणु हैं, वहाँ अभी भी हजारों तरह के जीवाणु सक्रिय हैं, और इसलिए मिट्टी में उपजाऊपन है। वहाँ कोई खाद नहीं डालता, किसी तरह की रसायनों का प्रयोग नहीं होता, फिर भी वहाँ उत्पादकता हर तरह की वनस्पति यहाँ विकसित होती है। 1 हफ्ते में विकसित होने वाली वनस्पति यहाँ भी है, 1 महीने की जो जीवन काल लेके आती है वो वनस्पति यहाँ भी है, वो वनस्पति यहाँ भी है जिन्हें जीवन काल 6 महीने में पूरा करना है। और वो वृक्ष भी है जो सैकड़ों साल तक जिंदा रहने वाले हैं, वो सब उन्हीं जीवाणुओं के कारण, क्योंकि वहाँ ह्यूमस बना रहता है, एक जीवन क्रम चलता रहता है। आपसे अनुरोध है कि आपने यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें, मेरे बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद मित्रों।